हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर सीबीएसई पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उससे आगे जहाँ तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। और हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो लैंड यूटिलाइजेशन को करने का काम करेंगे और हाउ लैंड इज़ यूटिलाइज्ड इन आवर कंट्री, हमारे देश में कैसे भूमि का यूटिलाइजेशन उपयोग किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस पर्पसेस। लैंड का जो लैंड रिसोर्सेज जो है उसे कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है और वो सभी पर्पस यहाँ लिस्टेड हैं, नीचे अभी दिए हुए हैं। इसके बारे में भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला हो गया फॉरेस्ट, दूसरा हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वैसे भूमि जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में लैंड को यूज किया जाता है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दूसरे प्रकार के जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो। उसके बाद फैलो लैंड, जिसे कि कुछ साल तक परती छोड़ दी जाती है, वो फैलो लैंड हो गया। उसके बाद नेट सोन एरिया, नेट सोन एरियाज का मतलब हो गया कि जिसमें कुल वो क्षेत्र जिसमें कि खेती की जाती है। तो ये मुख्य 5 पॉइंट दिए हुए हैं और इस पांचों पॉइंट को एक एक करके हम लोग पढ़ने का समझने का काम करेंगे। पहला दिया हुआ है फॉरेस्ट, दिस इज द मेन यूज ऑफ लैंड। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज भी कह सकते हैं इसे कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज। क्यों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वुड फॉर शेल्टर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, फीडर, फीडर या फूडर कह सकते हैं इसको। उसके बाद मेडिसिन, कई प्रकार की दवाइयाँ, लीव्स, वुड्स फॉर फर्नीचर्स एंड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी प्रोवाइड करता है। जितने भी जनजातीय ट्राइबल पीपल होते हैं, जनजातीय लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगलों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उसके पत्ते को तोड़कर बेचना और उसकी लकड़ियों का उपयोग कर नए नए चीज़ें बनाकर बेचना, ये सभी चीज़ें जनजातीय लोग और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट पर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। वैसे लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जैसे कि बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब हो गया बंजर भूमि, और उसी को हम लोग वेस्ट लैंड, बेकार लैंड कह देते हैं। बैरन लैंड जो बंजर भूमि है उसमें हम लोग खेती नहीं कर सकते। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्रीकल्चर यूज क्या हो गया? जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज। जब हम लोग लैंड पर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं तो बिल्डिंग में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती है। सड़क की बात करें तो सड़क जब बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी? देयर इज नो एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फैक्ट्रीज, जब फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है तो उसमें भी किसी प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, वैसे अनकल्टिवेटेड लैंड जो परती नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं कि अनकल्टिवेटेड रहते हैं, वहाँ खेती नहीं की जाती है, जैसे कि परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। पास्चर्स का मतलब हो गया घास का मैदान, और ग्रेजिंग लैंड का मतलब हो गया जहाँ की इसको चारागाह बोलते हैं, जहाँ जानवरों को चराया जाता है। ये कल्टिवेटेड फर्टाइल लैंड है, यहाँ एग्रीकल्चर हो सकती है, बट इन सब जगहों पर एग्रीकल्चर की नहीं जाती है। इसे इंटेंशनली फैलो छोड़ा जाता है, परती छोड़ा जाता है, ताकि जानवरों को क्या हो सके, फीडर मिल सके और ग्रेज उसे चराया जा सके। लैंड अंडर द मिसलिनियस यूज, ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, वैसे वैसे सभी लैंड्स जिसको कि ट्री क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि उस पे हम लोगों ने बागवानी किया, अमरूद के पेड़ लगा दिए, पपीते का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, तो वो सभी लैंड भी क्या होते हैं,
ये मिसलेनियस यूज़ है, उस पे हम लोग खेती एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ कहने का मतलब है कि क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, उस पे क्या करते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करने का काम किया जाता है। तो वो वैसे हैं जिसका लैंड के रूप में खेत यूज़ तो किया जा रहा है, बट क्रॉप के लिए नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ यूज़ जो किया गया है ट्री क्रॉप्स। ट्री क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अमरूद को उगाना, आम को उगाना, लीची का कल्टीवेशन करना, तो ये सब चीज़ें जो है वो ट्री क्रॉप्स में आ जाएगा। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, वैसे लैंड जिसको कि कम से कम 5 साल के लिए क्या करते हैं, परती छोड़ देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। वैसे लैंड को कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ देखेंगे आगे फेलो लैंड, वैसे लैंड जिसको कि जानबूझकर इंटेंशनली परती छोड़ा जाता है, जैसे कि करेंट फेलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ, जैसे कि सपोज कर लो कि नाउ दिस इज द टाइम ऑफ अक्टूबर और नवंबर। अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज टाइम ऑफ नवंबर। नवंबर में धान को काट कर क्या करना है, व्हीट को लगाना है, गेहूं को। ठीक है, नवंबर में गेहूं को कल्टीवेट करना है। लेकिन अभी धान काटने के बाद, धान के फसल को लेने के बाद फिर से इसे क्या कर दिया जाए, परती छोड़ दिया जाए, उस फील्ड को पूर्ण रूप से परती छोड़ दिया जाए और फिर उसी नेक्स्ट ईयर में फिर जाके धान ही उगाया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है वो क्या हो गया, फैलो छूट गया, परती छूट गया, उस पर दूसरे फसल को हम लोगों ने नहीं उगाया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट फैलो लैंड। बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अदर देन करेंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, वैसे लैंड जिसको कि पिछले 1 से लेकर 5 साल तक क्या किया गया हो, फैलो छोड़ दिया गया हो, परती छोड़ दिया गया हो, वहाँ खेती ना किया गया हो। इस तरह के कंडीशंस जनरली तब होते हैं जब वो लैंड जो हो अनफर्टाइल हो। जब अनफर्टाइल होता है तो उस कंडीशन में फर्टिलिटी गेन करने के लिए, कि फिर से उसके पास फर्टिलिटी, उस लैंड के पास फर्टिलिटी आ जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, उसे फैलो छोड़ दिया जाता है, इंटेंशनली जानबूझकर फैलो छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ दूसरी बात हो रही है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब हो गया कि कितने एरिया में फसल को लगाया गया है, कितने एरिया में बीज को बोया गया है। द फिजिकल एक्सटेंट of land is one crop are sown and harvested is known as net sown area। फिर से इसको समझ लेते हैं, the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। कितने बड़े क्षेत्र में फसल को बोया गया, कितने बड़े क्षेत्र में फसल को बोया गया और फिर जो एरिया है जिस क्षेत्र में फसल को बोया गया उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कल्टीवेटेड लैंड। जैसे कि अब ये समझ लो कि सपोज आपके पास जो है 2 एकड़ लैंड है। ठीक है, 2 एकड़ लैंड में आपने 1.5 एकड़ लैंड में कल्टीवेशन किया, खेती किया, और 0.5 एकड़ क्या हुआ, आपने फैलो छोड़ दिया, परती छोड़ दिया। तो आपने जो नेट सोन किया, नेट मतलब कि कितना एरिया में आपने सो किया, वो बीज को लगाने का काम किया, तो वो कितना है 1.5 एरिया। लेकिन आपके पास टोटल कितना था, 2 एकड़। आपके पास टोटल 2 एकड़ था, लेकिन आपने लगाया 1.5 एकड़ में फसल को, तो आपका जो नेट सोन एरिया हो गया वो कितना हो गया, 1.5 एकड़। आई होप की चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया सोन more than one in a agriculture year plus net sown area is known as the gross cropped area। वैसे एरिया जहाँ की क्या हो कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ऐसे भी जमीन है जहाँ की जगह है जहाँ क्या किया जाता है कि एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। एग्रीकल्चर एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब इस बात को समझ लो कि टोटल आपके पास, चलिए यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, टोटल आपके पास जो है वो 2 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ और 1 एकड़। ठीक है, टोटल 2 एकड़ लैंड्स हैं आपके पास। आपने क्या किया, ये जो पहला ए है, ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है,
ए पोर्शन में आपको सभी चीज़ों की सुविधा है, खाद, पानी, हर चीज़ों की सुविधा है, लेकिन बी में ये पानी पहुँचा पाना यहाँ बहुत मुश्किल है, या फिर जब मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी होता है तभी यहाँ खेती हो पाती है, ये भी कंडीशन हो सकता है, या फिर मानसून के टाइम में पूर्ण रूप से ये डूब जाता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो एक बार कल्टीवेट हो सकता है, जो फसलें यहाँ उगाई जा सकती है उस फसल को उगा लेते हैं। अब इसको इस तरह से समझ लो कि क्योंकि हमको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया समझना है, तो आपने पार्ट ए में 1 एग्रीकल्चर ईयर में 3 फसल को उगाया, 3 क्रॉप्स। आपने कितना उगाया? 3 क्रॉप्स को उगाया, और इसमें से 1 क्रॉप को उगाया। से समझना बातों को, बड़ी ध्यान से समझना कि आपने पॉइंट ए, जो ये 1 एकड़ है, इस 1 एकड़ में आपने कितने फसल उगाए? 3 बार फसल उगाए, 3 फसल। और इस 1 एकड़ में टोटल कितने फसल उगाए? 1 फसल। तो अब आप ध्यान से समझो कि 3 फसल का क्या मतलब हुआ कि 3 फसल 1 एकड़ प्लस 1 एकड़ प्लस 1 एकड़, टोटल कितने एकड़ में फसल लगा? 3 एकड़, क्योंकि वो एक ही बार में एक ही खेत में 3 बार फसल लगाया गया। तो नेट कितना ग्रो हुआ? 3 एकर्स। इसमें कितना ग्रो हुआ? 1 बार फसल लगा, तो इसलिए 1 एकड़ में 3 + 1 एकड़ इक्वल टू 4 एकड़। तो मीन्स कि आपके पास लैंड कितना था? 2 एकड़, और आपने उसमें फसल कितने के बराबर उगाया? 4 एकड़ के बराबर। 4 एकड़ कैसे हो गया? तो फिर से एक बार समझो आप, क्योंकि ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। आपके पास एक लैंड है, लैंड ए, जहाँ की सभी सुविधाएँ अवेलेबल हैं, खाद, पानी, सभी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। बी जो है वो अनकंडीशनल है, अनफेवरेबल है, ठीक है? तो आप फील्ड ए से, खेत ए से आप 3 फसलें उगा ले रहे हैं, और बी से सिर्फ 1 फसल उगा पा रहे हैं। तो मीन्स कि 3 फसल का मतलब 3 एकड़, 1 फसल का मतलब 1 एकड़। 3 बार इसमें लगाया तो कितने एकड़ में लगाया? 1 बार लगाया तो 1 एकड़ में, दूसरे बार फिर लगाया तो दूसरा एकड़, तीसरे बार में फिर लगाया, तो मीन्स कि 3 एकड़ में आपने क्या किया? फसल को लगाया। अगली बार इसमें आपने कितना लगाया? 1 एकड़, तो टोटल आपने कितना लगाया? 4 एकड़। तो यहाँ जो बात कह रहा है वो समझो बात को, दैट दिस इज़ कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नोन एज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे की वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके, पीछे करके आप एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। The use of land is determined both by physical factors such as the topography, climate, soil types, as well as human factors such as the population, density, technology, capability and culture and tradition। तो लैंड जो यूज़ किया जाता है वो किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता है, वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड होता है, जैसे कि टोपोग्राफी, वहाँ का उच्चावच क्या है, जैसे कि अगर फर्टाइल लैंड है, प्लेन सरफेस है, जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में मैक्सिमम एरिया जो है, बिहार में मैक्सिमम एरिया क्या है? प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ कल्टीवेशन के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। फेवरेबल अगर क्लाइमेट हो, सॉइल टाइप्स फर्टाइल हो, फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल हो, जैसे कि गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ ब्लैक सॉइल मिलेगा, तो ब्लैक सॉइल मिलने के कारण वहाँ क्या मिलता है? कॉटन की खूब खेती की जाती है। एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, इसके साथ साथ ही मानव बहुत बड़ा कारक है, जैसे कि वहाँ रहने वाले लोग, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी, कितना घनत्व है, ठीक है? उसके बाद टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, कि ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल थिंग्स, ये सब बातें भी क्या होती है, इस बात पर निर्भर करती हैं। आई होप की चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ एक एग्जांपल और देना चाहेंगे कि जैसे कि अभी बात करें, यूपी बिहार में कल्टीवेशन अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है। वहीं अगर पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा की बात करें तो यहाँ ट्रेडिशनल थोड़े मॉडर्न तरीके से किए जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ की जो फिजिकल स्टेटस है, फिजिकल कंडीशन है, जोग्राफिकल कंडीशन है, उसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ
तो सबसे पहला जो सेंटर बनाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो पंजाब और हरियाणा को बनाया गया। दैट्स वाई पंजाब इज नोन एज द बाउल ऑफ व्हीट। पंजाब और हरियाणा से बहुत बड़े पैमाने पर क्या निकलता है, गेहूं का उत्पादन होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में यहाँ क्या किया गया, इसे सेंटर बनाया गया। कारण ये था कि यहाँ लैंड जो है वो पार्ट एंड पार्सल्स में बटा हुआ नहीं था। पार्ट एंड पार्सल्स का मतलब हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। यहाँ के लैंड जो थे वो बड़े बड़े हिस्सों में थे, जिस वजह से वहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा फायदा उन्हें मिला। अब यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई है, उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 61, जनरल यूज कैटेगरी 1920। अब ये 2019-20 और ये 60-61 के में किस प्रकार लैंड का यूज़ किया जाता है, यहाँ कुछ चीज़ें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। जैसे कि 60-70 की बात करें, 60-61 की बात करें, तो फॉरेस्ट का जो एरिया था वो 18.11% था, बल्कि अभी 23.41%। फिर वहीं अगर बात करें बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, उसकी क्वांटिटी की बात करें 12.01, अभी जो है इसे कम कर लिया गया। उसके बाद फिर ये एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ यहाँ इंक्रीज़ हुआ। तो ये सब ग्राफ को आप बड़े अच्छे तरीके से किताब में खोलकर आप अपना देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो यहाँ से जाने से पहले आपको एक बात और बोल दें कि एक बहुत बड़ा वाला जो हर बार देते हैं आपको, वो है धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए रहे। आपने हमें इतना महत्व दिया, आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है तो आप उसकी भी तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।